Hello guys, so today I am back with a new video. So today's video is on a term structuralism, which is a part of a theory, literary theory. So let's start with the term structuralism. जब भी हम structuralism पढ़ते हैं हमारे दिमाग में पहले ही वर्ड आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिराइव हुआ लेटिन, इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लेटिन लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बिल्ड करना, कुछ स्मॉल यूनिट्स को मिला के एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाना जिसमें कि स्मॉल यूनिट्स का पूरा योगदान होता है। सो दैट्स इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। सो लैंग्वेज में भी जब हम थ्योरी करते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म बताता है कि ये पहली बात तो स्ट्रक्चरलिज्म किसके साथ रिलेट किया गया है? स्ट्रक्चर लैंग्वेज के साथ, कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी यूज़ करने का एक मेथड होता है, उसमें भी स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं जिसको कि मिला के हम लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली समझ आ जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बिल्डिंग्स, डिफरेंट बिल्डिंग्स। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम इन बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? इनमें ईंटें लगी हुई हैं, सीमेंट यूज़ है, वेरियस जो कि कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं वो सारे ही एलिमेंट्स यूज़ किए होते हैं एक बिल्डिंग बनाने में, खिड़की, सीलिंग, दरवाज़ा, सब कुछ। ठीक है, तो हम इसे स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? जो कंस्ट्रक्शन में सामान यूज़ होता है, ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है या और भी बहुत कुछ, हम उसे क्यों नहीं स्ट्रक्चर कहते? जब हम कंस्ट्रक्शन की कोई साइट देखते हैं वहाँ उसके पास सामान का बहुत सारा डंप होता है, बहुत सारा स्टोरेज होती है, तो हम उसे क्यों नहीं स्ट्रक्चर कहते? Why these buildings regarded as structures? Why not a pile of bricks, rubble which are randomly dumped next to the building? मैं यही पूछ रही हूँ कि हम इसे क्यों नहीं स्ट्रक्चर कहते? तो इसका जवाब है इसलिए क्योंकि इन द केस ऑफ पाइल ईच ऑफ ब्रिक्स हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब वो सामान खुला पड़ा है, जब वो सामान कंबाइन नहीं है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, तब उन सब की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, वो ओपन है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब ही हम उसे बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर लेंगे वो सब कंबाइन हो जाएंगे, वो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होंगी और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का में बनाने में अपना योगदान देंगी, अपनी पार्टिसिपेशन करेंगी। सो दैट्स वाई हम उन्हें स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब वो बिल्डिंग में आ जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाती है, वो सब उनका एक फंक्शन हो जाता है जो कि कंबाइन हम एक एज अ होल तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सो सॉरी, द नेक्स्ट स्लाइड। विंडो विद इन द बिल्डिंग मेक्स अ सेंस, बट विल इट मेक सेंस इन द ओपन फील्ड? जो एक विंडो है एक बिल्डिंग में है, कहीं भी हो सकती है, किसी घर में हो सकती है, कहीं भी स्कूल में, वो विंडो का सेंस क्या होता है? जब हम अपने कमरे में से कुछ बाहर देखना चाहें, ताज़ी हवा लेना चाहें, कुछ व्यू देखना चाहें, तो हम उसे कहते हैं विंडो। विंडो वही चीज़ होती है। लेकिन क्या अगर हम ओपन फील्ड में एक दीवार में एक विंडो लगा दें लेकिन वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कोई है, तो क्या वो विंडो अपना फंक्शन कंप्लीट करेगी? क्या उसकी कोई सेंस होगी? नहीं। लेकिन अगर नहीं तो क्यों नहीं होगी? बिकॉज कंटेक्स्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में वो विंडो लगी हुई है, यानी कि उसका फंक्शन किसके साथ है? रिलेशन विद अदर कंपोनेंट्स। यही होता है कि इनका रिलेशन जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्या होता है। एक दीवार, जब एक बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक दीवार होती है, वहाँ पे 4 दीवार, उसके ऊपर एक सीलिंग बनती है। ठीक है, तब उसका एक स्ट्रक्चर बनने लगता है, उनका कंपोनेंट्स की एक सेंस होती है। लेकिन सिर्फ एक दीवार की विदाउट द अदर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। सो यही इसमें बताया गया है। मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताया ताकि आपको स्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली समझ आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स मेक सेंस विद रिलेशंस टू अदर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि जो पार्ट्स होते हैं वो दूसरों के साथ मिलकर ही सेंस बनाते हैं, वो इंडिविजुअल सेंस नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, सी दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। ट्रैफिक रूल्स और साइंस होते हैं, वहाँ पे 3 रंग के साइंस दिए होते हैं हमें, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसमें बहुत समझने वाली बात है कि जो रेड होता है उसका मतलब स्टॉप क्यों होता है। रेड का मतलब स्टॉप इसलिए होता है क्योंकि रेड का मतलब गो नहीं होता, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से। लेकिन ये थोड़ा मतलब आपको उलझा सकता है कि गो, अगर रेड का मीन्स स्टॉप इसीलिए है क्योंकि उसका मीन्स गो नहीं है। सी, अगर हम जैसे हम जा रहे हैं बाज़ार में, हमें रेड लाइट दिखती है, ग्रीन लाइट दिखती है, या फिर वो दिखती है येलो लाइट दिखती है, हमें पता है कि उनका फंक्शन क्या है और उस फंक्शन जब वो अपना फंक्शन करिए तो उस समय हमें क्या करना है। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पर 24 घंटे जब भी आप जाएं रेड ही लाइट हो, ना तो लाल हो ना कभी भी येलो हो, तो क्या आप अपना फंक्शन कम्प्लीटली कर पाएंगे? क्या उस रेड लाइट की कोई सेंस बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रीन नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन भी होना बहुत ज़रूरी है। यही ये बताता है कि रेड, इसलिए रेड का मीन्स इसलिए गो है क्योंकि रेड का मीन्स रेड का मीन्स इसलिए स्टॉप है क्योंकि रेड का मीन्स गो नहीं है। ग्रीन का मीन्स होता है गो, कि तुम जाओ, रेड का मतलब रुको, तो ये ऑपोजिशन में है तो ही इनका सेंस है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रेड कलर का सामान हो या हम रेड कलर देखते हैं तो क्या हमारे दिमाग में हमेशा ही आता है स्टॉप? नहीं, हमें नहीं आता। रेड कलर के हम यूज़ भी करते हैं अपने कपड़ों में, अपने मतलब कहीं भी थीम में, फ़ोन में, या वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ रेड कलर। किसी का फेवरेट रेड कलर होता है, लेकिन रेड का मतलब स्टॉप कहाँ होता है? ट्रैफिक लाइट्स में ही होता है, क्योंकि वहाँ उसे कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत परफेक्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, सो लेट्स गो टू द फर्दस्ट स्लाइड। स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ से, मतलब कहाँ से हम कह सकते हैं डिराइव हुआ है या कहाँ से बनता आ रहा है? ये आ रहा है न्यू क्रिटिसिज्म से। सो व्हाट डज न्यू क्रिटिसिज्म से? न्यू क्रिटिसिज्म वो थ्योरी थी जहाँ पर कहा जाता कि टेक्स्ट को एज अ फ्रीली ऑब्जेक्ट रीड किया जाए विदाउट नोइंग मच अबाउट द ऑथर। उसे एक फ्री इंडिपेंडेंट चीज़ की तरह रीड किया जाए, कि उसका रोल इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जब हम उसे पढ़ें तो हम उस पर अपनी एनालिटिक थिंकिंग यूज़ करें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ theoretical position that finds meaning in relation between things rather than in the isolation. so हाँ जी, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ theoretical position that finds meaning in the relation between things rather than in the things in the isolation. सो इसमें क्या कहा हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स से बताई थी। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ थ्योरेटिकल पोजीशन दैट फाइंड्स मीनिंग इन द रिलेशन बिटवीन द थिंग्स। स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन तभी कंप्लीट होती है जब हम कुछ यूनिट्स में, कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट्स में, कुछ स्मॉल चीज़ों में उनको इकट्ठा बनाकर उनका रिलेशन कायम करते हैं कुछ बड़ी चीज़ या बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, ये थ्योरी तभी पॉसिबल होती है जब स्मॉल यूनिट्स एक बिग स्ट्रक्चर को बनाने में अपना योगदान देती हैं। थिंग्स रैदर देन इन द आइसोलेशन। ठीक है, अकेले में नहीं, हमेशा दूसरों के साथ। जब वो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती है तब उनका सेंस बनती है। आइसोलेशन मतलब अकेले में नहीं, इंडिविजुअल नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अगर मैं ना आपको फर्डिनेंड डी सॉसर के बारे में बताने से पहले मैं ना आपको इसके 2-3 फंक्शंस बता देती हूँ। ऑल द कंपोनेंट्स और द कॉन्स्टेंट पार्ट्स आर द सबसर्विएंट टू द होल। ठीक है, जो स्मॉल यूनिट्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे, वो हमेशा स्ट्रक्चर से छोटे होंगे, वो एज अ होल से छोटे होंगे। जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना है, जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया है, वो
जो उनमें पार्ट्स यूज़ किए हैं वो हमेशा उस बड़े स्ट्रक्चर से छोटे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो यूनिट्स हैं वो उस स्ट्रक्चर से छोटे होंगे। Constituent parts do not have a meaningful existence outside the structures in the same way that it has within the structure. जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स है ना, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है, उनका अकेले का कोई मतलब नहीं होएगा, या फिर ऐसा मतलब नहीं होएगा जो वो एज अ होल में बनाते हैं। ठीक है, मैंने वही बात आपको पहले ही बताई थी एग्जांपल से कि उस विंडो का कोई मतलब नहीं होएगा अकेले में उनका कोई मतलब नहीं होएगा। मतलब कब निकलेगा, जब वो दूसरों के साथ रिलेशन में होएगी, उनके कनेक्शन में होएगी, तभी उसका कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, ओपन विंडो तब भी होएगी, ओपन फील्ड में वो विंडो हवा देगी, हम उसे खोल सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन नहीं कंप्लीट कर पाएगी जैसा वो बिल्डिंग में कर रही है। ठीक है, हर एक यूनिट की रेलिवेंस होती है एक दूसरे के साथ। मैंने आपको ये इसलिए एग्जांपल्स दिए क्योंकि मैंने इसको डीपली इस पे वो किया है, रिसर्च किया कि हम कैसे कैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस काइंड्स ऑफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू बेटर अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। सो द नेक्स्ट फर्डिनेंड डी सॉसर। सो जो ये टर्म्स हैं ये किसने दी थी? स्ट्रक्चरलिज्म। ये पहले भी थी, ये दूसरी फील्ड्स में पहले भी थी, एंथ्रोपोलॉजी या और भी बहुत सारी वो है जो फील्ड्स उसमें थी। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म इंग्लिश लिटरेचर में कब आया, वो फर्डिनेंड डी सॉसर के योगदान के बाद आया। ठीक है, जो उन्होंने कहा था ये स्ट्रक्चरलिज्म किसके साथ यूज़ किया गया है, इसको किसके साथ रिलेट किया गया? लैंग्वेज के साथ। जो लैंग्वेज हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसी के बारे में सॉसर ने बताया। तो सॉसर के बारे में आपको मैं पहले बता दूं। हाँ, सॉसर हैज़ हिज PhD इन संस्कृत। उनका संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, जो ये वर्क पब्लिश हुआ है, जिन्होंने कि स्ट्रक्चरलिज्म को डिफ़ाइन किया है, वो वर्क पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के बाद बाय हिज 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने जब वो मतलब ज़िंदा थे तब उन्होंने कोई वर्क पब्लिश नहीं किया स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में या कुछ भी ऐसी बुक। ठीक है, वो कौन थे? अ स्विस लिंग्विस्ट हु गिव्स अ न्यू डायमेंशन टू दिस टर्म। उन्होंने इस टर्म को न्यू डायमेंशन दी थी। ठीक है, उससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं थी। तो उनकी बुक का नेम क्या था? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। ये ट्रांसलेशन है, इसका ओरिजिनल नेम था कोर्स दी जनरल लिंग्विस्टिक। एक्चुअली आई फॉरगेट द रियल नेम। यस, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, something relatable to that. Actually I forget the name. हाँ, याद आ गया, कोर्स द लिंग्विस्टिक जर्नल, ये ऐसे ही कुछ था। ठीक है, फ्रेंच में था, 1915 में पब्लिश हुआ था। इनके 2 स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाया था, जिनका नेम है, हिज बुक वाज पब्लिश बाय हिज 2 स्टूडेंट्स चार्ल्स बेली एंड एल्बर्ट। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट्स से चार्ल्स और एल्बर्ट ने इनको पब्लिश करवाया था उनकी डेथ के बाद। ये जो इन्होंने नोट्स बनाए थे, ये वर्क पब्लिश करवाया था। जब सॉसर अपनी क्लास में लेक्चर्स देते तो इन्होंने उन लेक्चर्स को नोट किया था, और उनकी डेथ को बाद उन सारी लेक्चर्स को कंबाइन किया और उनके ऊपर एक बुक बना दी। ठीक है, लिंग्विस्टिक इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स क्या है? जो सॉसर ने ये स्ट्रक्चरलिज्म जो टर्म दी है, किसके साथ दी है? लैंग्वेज के साथ, लिंग्विस्टिक्स के साथ। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब किसी भाषा को हम बोलते हैं, उसकी साइंस से उसकी डीपली स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ डाइकोटोमीज दी थी। ठीक है, डाइकोटोमीज थी मतलब होती हैं कुछ टर्म्स दी थी जो कि हमेशा 2 टर्म्स एक साथ होती थी। ठीक है, जो 1920 से पहले थे ना, उनका ये ना 2 एक्चुअली मैं उस साइड में मेंशन नहीं कर पाई। जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, इनको मतलब 1920 जो कि एक ईयर है, उसके पहले कुछ बताया हुआ, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन चेंज हुई है। जो पहले था प्री 1920 बिलीफ क्या माना जाता था कि
पीपल सी वर्क रिटन, मतलब वर्क ही, मतलब लोग वर्क को एज अ ऑथर के कंटेक्स्ट में ही देखते थे, उसे इंडिविजुअल नहीं देखते। लेकिन 1920 के बाद लोगों ने वर्क को फ्री किया विद द डायमेंशंस ऑफ द ऑथर। दे सी वर्क विदाउट द इम्प्रेशन और द एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑथर टोटली, ठीक है। उन्होंने उसको फ्रीली समझना चाहा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मान लो मैं शेक्सपियर को पढ़ रही हूँ, तो मैं पहले शेक्सपियर के बारे में जानूंगी कि उसकी राइटिंग तो ऐसी थी, उसका नेचर ऐसा था, उसके नॉवेल्स उसके ड्रामाज में किंग्स होते थे, क्वींस की बात होती थी, लड़ाइयों की बात होती थी, ठीक है। तो अब क्या हो गया था, अब एक टेक्स्ट को फ्रीली पढ़ना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। डाइकोटोमिस क्या होता है? डाइकोटोमिस एक्चुअली टर्म्स है, जैसे लॉन्ग, प्रोज, सिग्निफाई, सिग्निफाइड। डाइकोटोमिस होती हैं किसी चीज़ के ड्यूअल एस्पेक्ट होना, जैसे कि कोइन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। ये गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, ठीक है। डाइकोटोमिस सॉसियर ने दी थी लैंग्वेज को समझने के लिए, आसान लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने के। उससे पहले एक्चुअली मैं पहले यही करवाती हूँ, फिर मेरे पास आपके लिए एक पिक्चर है। साइक्रोनिक और डाइक्रोनिक फर्स्ट डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी होता है जिसकी ड्यूअल एस्पेक्ट हो, ठीक है। ये इसलिए दी थी साइक्रोनिक और डाइक्रोनिक लैंग्वेज, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डेप्थ ऑफ ऑथर के बारे में, उसमें भी मैंने यही बताया था कि टेक्स्ट को हम विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑथर पढ़ें, ठीक है। हम ऑथर का इन्फ्लुएंस उस टेक्स्ट पे ना पढ़ने पे, ना ही हम अपने जो थिंकिंग है हम उसमें ऑथर का इन्फ्लुएंस डालें, हम उसको फ्री पढ़ें, ठीक है, विदाउट नोइंग और विदाउट थिंकिंग कि ये किसने लिखी है, उसका क्या सोच थी, उस पीरियड में किस तरह के वर्क पब्लिश होते थे। सो कमिंग बैक टू दिस साइक्रोनिक, इट मीन्स चेंज अक्कर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। साइक्रोनिक स्टडी होती है जब चेंज आता है, हम चेंज की स्टडी करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन 1900, ठीक है, कि 1900 ईयर में जो इस साल में मिडिल क्लास लोगों की लैंग्वेज कैसे थी। मैं आपको इसका सिंपल सा और बता देती हूँ। जैसे वॉर होती हैं या फिर मैरिजेस होती हैं, हमें पता है, हमारे पेरेंट्स हम अक्सर कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा हर एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो आज है, ठीक है। अगर हमने स्टडी करनी हो मैरिजेस की, लाइक अगर हम आज से 50 साल पहले की लगभग बात करें, जैसे 1980 में, तो 1980s में शादियां कैसी होती थी, तो वो होएगी साइक्रोनिक स्टडी। जब हम एक मैरिज के फंक्शन पे स्टडी करेंगे कि तब रस्में कैसी थी, तब का माहौल कैसा था, तब का फैशन सेंस कैसा था, तो वो होएगी साइक्रोनिक स्टडीज़, ठीक है। हम उस स्पेसिफिक ईयर पे ही बात करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमने बात करनी हो कि तब से लेके आज तक शादियों में कैसा चेंज आया, रस्मों में क्या चेंज आया, या फैशन में क्या चेंज आया, तब हम बात करेंगे डाइक्रोनिक स्टडीज़ की, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स की शादियों में, मतलब हमारे पेरेंट्स के वक्त जब शादियाँ होती थी, उनसे लेके आज तक क्या चेंजेस आए हैं, जब हम उनको स्टडी करेंगे, उस लॉन्ग पीरियड को स्टडी करेंगे, वो होगी डाइक्रोनिक स्टडीज़। सी इट मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू द चेंजेस अक्कर एट अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें बहुत डाइक्रोनिक में इन्वॉल्व होते हैं बहुत साल, कुछ लंबा पीरियड, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि चेंजेस क्या आए, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ मिडिल क्लास फ्रॉम 1990 टू 2020, कि मिडिल क्लास लोगों की लैंग्वेज में क्या फ़र्क आया। मिडिल क्लास लोगों की अगर हम फैशन सेंस के बारे में बात करें तो 1920 में कैसे थे, तो वो होगी साइक्रोनिक स्टडीज़। लेकिन अगर हम उस ईयर से लेके आज तक की स्टडी करेंगे, एक लॉन्ग पीरियड को बीच में लाएंगे, तो वो होगी डाइक्रोनिक स्टडीज़। मैंने अपना बेस्ट दिया ये समझाने में, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। सो सेकंड डाइकोटोमी है लॉन्ग एंड पेरोल। मैंने आपको कहा था कि 5 डाइकोटोमीज टोटल है सॉसियर की, उन पे मैं वैसे अलग दोबारा वीडियो बनाऊंगी। लॉन्ग एंड जो मैंने पीछे करवाई है साइक्रोनिक और डाइक्रोनिक
फर्स्ट है, ये सेकंड है, लॉन्ग एंड पेरोल। लॉन्ग इज काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ रूल्स, ग्रामर, सिंटेक्स, फोनेटिक्स, स्पेलिंग्स, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ अ सिस्टम, ठीक है। लॉन्ग क्या है, ये लैंग्वेज की स्टडी है, जो कि ये लैंग्वेज अपने आप में है, जिसमें कुछ रूल्स है, जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, सिंटेक्स है, फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ नीम्स, ठीक है, स्पेलिंग्स हो गई, कुछ भी हो गए, ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। आज हम जो अपने जैसे हमारी कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ प्रिस्क्राइब है, तो वो सिलेबस कब से चला आ रहा है, अगर वो चेंज भी करना होगा तो वो यूनिवर्सिटी करेगी, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। तो वही है लॉन्ग। लॉन्ग होता है जब समथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो रूल्स सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं किसी लैंग्वेज के सिस्टम के कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उसे होल कम्युनिटी को फॉलो करने पड़ते हैं। पैरोल उसका ऑपोजिट होता है, स्पीच और स्पीकिंग। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, इट्स डील विद द इंडिविजुअल अटरेंस। सी, हमें पता है कि हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने, ही इज़ गोइंग, ही इज़ कमिंग, ही इज़ डांसिंग, शाम इज़ गोइंग, लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, ठीक है। ये जो मैंने अभी अभी सेंटेंस बोले, ये किसके पार्ट में आते हैं, पैरोल के पार्ट में, क्योंकि कुछ हमें स्ट्रक्चर दे दिए गए, कुछ सिस्टम है सेंटेंस को बनाने का, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन, तो वो मैंने फॉलो किए, तो मैं आती हूँ पैरोल में। तो जिन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए, ये रूल्स बनाए हैं, वो आते हैं लॉन्ग में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉसर ने ये मतलब एग्जाम्पल दी है, अ गेम ऑफ चेस, रूल्स आर फॉर एवरीवन। देखिए रूल्स जो बनाए गए हैं वो कुछ लीडर्स के द्वारा बनाए गए होंगे, जो फिक्स होंगे, जो उनको लगता होगा कि ये ज़रूरी है और ये बनाए जाएंगे और सबको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। रूल्स आर फॉर एवरीवन, प्री एग्जिस्ट एंड फॉलोड बाय ऑल, बाय द बट द वे और मेथड ऑफ यूजिंग टेक्निक्स आर डिफरेंट। सी, जो क्रिकेट के रूल्स हैं वो फिक्स हैं, सबके लिए फिक्स हैं, किसी के लिए चेंज नहीं होंगे, लेकिन सबका बॉलिंग का स्टाइल और सबका बैटिंग का स्टाइल अलग है। वो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें अपनी टेक्निक्स डालते हैं, अपने वेज डालते हैं, अपनी मतलब अपना माइंड डालते हैं, अपना एक अलग स्टाइल बनाते हैं। वही ये बता रहे हैं लॉन्ग एंड पैरोल। लॉन्ग क्या है, रूल्स जो सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो हो गए क्रिकेट रूल्स। पैरोल क्या हो गए, जो इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ रहे हैं, ठीक है, दैट इंडिविजुअल कांट चेंज बट कैन मॉडिफाई, मतलब थोड़ा उसमें अपनी टेक्निक्स डाल सकते हैं, जैसे चेस का प्लेयर डालता है, चेस के प्लेयर की अपनी टेक्निक होती है किसी भी गेम को खेलने की, पर रूल्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज़ लॉन्ग एंड पैरोल। सो मैं आपको मैंने आपको एक स्लाइड दी, सी दिस, इफ़ यू कैन सी, ये ना जो लैंग्वेज है, ये कोई पढ़ सकता है, जो फर्स्ट स्लाइड के फर्स्ट पोर्शन में है ये हम पढ़ सकते हैं, और जो सेकंड है क्या हम ये पढ़ सकते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है। सी, जो ये फर्स्ट है ना, है जो कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर का पहला एपिक टेक्स्ट माना जाता है। तो मैंने ये इसीलिए लिए स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए कि जो ये फर्स्ट जो इंग्लिश है ये भी इंग्लिश ही है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन क्या हम इसे समझ सकते हैं, नहीं। लेकिन सेकंड वाले को हम समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। लेकिन ये लैंग्वेज जो पहले थी ये चेंज हो चुकी है, ये मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कहा है स्ट्रक्चरलिज्म की लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको वो लैंग्वेज आती ही हो, ठीक है। अगर आपको संस्कृत की कोई मैं आपको फ्रेज़ बता दूँ तो क्या ज़रूरी है कि आपको आता ही हो, तो उसके लिए आपको पहले वो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत को समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये इंग्लिश तो यही है, ठीक है, ये मॉडिफाई हुई है, लेकिन इसका एक अपना स्ट्रक्चर था, अपना एक सिस्टम था, जो कि आज की इंग्लिश से थोड़ा डिफरेंट है। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में बता पाऊँ। इसकी जो 3 डायकोटोमीज लेफ्ट है, मैं एक्चुअली उन 3 पे नहीं 5 के 5 पे बनाऊँगी, साइन एंड सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड, लॉन्ग पैरोल, साइक्रोनिक, डाइक्रोनिक,
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, it gives a lot of encouragement to make more videos. So guys, thank you. So that's all about today. So guys, thank you.